खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कोविड-19 महामारी की वजह से देश में बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कई लोगों ने यहां पर नौकरियां गंवा दी है, तो कहीं पर ऐसे युवा भी हैं जो नौकरी के आस में बैठे हुए हैं, लेकिन गर्त में जाती अर्थव्यवस्था में रोजगार कहां से मिले। लिहाजा अपने अपने तरीके से युवा केंद्र सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, तो कभी अनोखा प्रदर्शन भी। एक ऐसा ही विरोध प्रदर्शन आज भी होने जा रहा है। ये विरोध है बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ। सवाल यह है कि रोजगार से जुड़े आंकड़े तक छुपा लेने वाली सरकार क्या स्टूडेंट्स के इस विरोध प्रदर्शन को गंभीरता से लेगी? क्या सरकार के पास इनके लिए कोई कार्य योजना है? आज के मुद्दे पर इसी पर करेंगे आज चर्चा। तो आज देश में बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, और ये विरोध प्रदर्शन सियासी नहीं है। देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हजारों बेरोजगार नौजवानों ने देश की सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए एक विरोध का नया तरीका निकाला है। आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए ये नौजवान अपने अपने घरों की लाइट्स ऑफ रखेंगे और दीप, दिया या फिर मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध जताएंगे। स्टूडेंट्स की इस मुहिम को अब सियासी समर्थन भी मिल रहा है। सोशल मीडिया पर #9 बजे 9 मिनट और #स्टॉप प्राइवेटाइजेशन सेव गवर्नमेंट जॉब ट्रेंड कर रहा है। ये दरअसल देश के युवाओं की बेरोजगारी और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम है, जिसे बड़े स्तर तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। स्टूडेंट्स की तरफ से शुरू किए गए इस मुहिम को देश की अलग अलग विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी हासिल है। सभी पार्टियां इसे अपने अपने तरीके से भुनाने में लगी हैं। अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, तो लगभग जो है 4.5 लाख के आसपास आंकड़ा जो है सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। और 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन अब तक इस नौकरियों को भरा नहीं गया। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी युवाओं के समर्थन में आ गए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सब मशाल लेकर इस क्रांति से जुड़ें। इस मुहिम को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि युवाओं की रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत है। युवाओं का ये विरोध प्रदर्शन दरअसल बढ़ती बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर हो रहे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, जिससे सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम की प्राइवेट एजेंसी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में बेरोजगारी की दर 8.4% तक पहुंच गई है, जो 2011 में NSSO के मुताबिक 3.8% थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सवाल ये भी है, आप वैकेंसी निकालते हैं, छात्रों से फॉर्म की फीस ली जाती है, कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, तो कभी परीक्षा के परिणाम नहीं आते। आपने एक तरफ तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब VRS के नाम पर नौकरियां भी ली जा रही हैं। बाकी आपने कंपनियों का निजीकरण शुरू कर दिया है, जिसमें नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। तो आज के हमारे सवाल ये हैं कि अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलती सरकार। सवाल ये भी कि VRS के नाम पर नौकरियां लेना कहां तक ठीक है। सवाल ये भी उठ रहा है कि 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ, और सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर इतना जोर क्यों दे रही है सरकार।
और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ वासुदेव मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिव्या तंवर जी जुड़ चुकी हैं, शिक्षाविद हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर दिव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार के, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अर्थशास्त्री अभिषेक राजाराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विजय शंकर पांडे जी आपका रुख करते हैं। सर आज ये मुहिम तो चलाई जा रही है ये नौजवानों द्वारा और इनको ही ठगा गया, सब युवाओं की बात करते रहे, आज जरूर सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन यहाँ तक आने में इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज सुनने वाला कोई नहीं, सरकार बिल्कुल खामोश पड़ी हुई है और लेकिन इसका क्या हल निकल पाएगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब ताली और थाली बजाई गई तो उनकी ये मुहिम फ्लॉप रही, किसी ने साथ नहीं दिया। देखिए दीपाली जी, तो आज जो ये कार्यक्रम हमारे नौजवान युवा लोग कर रहे हैं, बेरोजगार लोग कर रहे हैं, उसका एक पर्पस ये है कि लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, लेकिन जो लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं वो भी एक धोखा कर रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव का आपने नाम लिया, 10 साल सरकार चला चुके थे, प्राइवेटाइजेशन और नौकरियां उनके समय भी गायब थी। कांग्रेस पार्टी के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, 10 वर्ष उन्होंने सरकार चलाई, नौकरियों की वही हाल। आज की स्थिति तो बहुत ही बुरी है और भी बुरी है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीति करने के अलावा कोई कुछ और न तो कोई हल लेकर आता है और न कभी जो सत्ता में बैठा रहा उससे कोई हल दिया। देखिए आज की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है, और इसके लिए आप कोरोना को जिम्मेदार मान लें या गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार मान लें, वो आपका अलग अलग एक विश्लेषण की बात हो सकती है। देखिए वर्तमान सरकार को चेत जाना चाहिए कि स्थिति बहुत खराब है, और सबसे पहला जो मेरा विचार है, बहुत से लोग इससे असहमत होंगे, ये प्राइवेटाइजेशन करने का ये सबसे गलत और सबसे जिसे कहते हैं वर्स्ट टाइम है। इसलिए इसकी बात तो सरकार अगर न करे तो वह बड़ी अक्लमंदी की बात होगी उसके लिए। ये मैं एक बड़ा कड़ा शब्द है, ये निहायत बेवकूफ़ी की बात है। जब कुछ भी ना चल रहा हो तो आप प्राइवेटाइज, किसको कौन लेगा, आपकी संपत्ति को कौन लेगा, सिवाय औड़ी कौड़ी दाम आप उसको सिर्फ बेचकर दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे, यही लोगों की धारणा बनेगी, चाहे आप जितनी भी आप ये सफाई की बात करें। तो दुर्भाग्य से प्राइवेटाइजेशन के नाम पर पिछले 30 वर्षों में, मैं बड़े बिना लाग लपेट के कह रहा हूँ, सिवाय बेईमानी के इस देश में कुछ नहीं हुआ। देखिए प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ना मैं हूँ ना कोई और हो सकता है राजनीतिक ढंग से। भाई आप अगर नहीं चला पा रहे हैं तो अपने जो आपने स्वामित्व क्रिएट किया है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, उनका अच्छे मूल्यों पर आप उसको बेच दें। लेकिन जब भी प्राइवेटाइजेशन इस देश में हुआ है, रिश्वतखोरी निश्चित हुई है, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप पुराने प्राइवेटाइजेशन की जांच करा लें, सारे बेईमान फंस जाएंगे। बिल्कुल सर, आप ये बात सही कह रहे हैं सर। देखिए बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण यह है कि आपने बेरोजगारी की जो मूल कारण उसको दूर नहीं किया। जी सर, इस पर एक बात और जोड़ती हूँ, जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की, इसमें अभी भी देखा जा रहा है बेरोजगारी का जो बहुत बड़ा कारण है। जी चलिए बोलिए आप। हाँ बोलिए सर। देखिए इस समय भी मुझे कोई ये कहने में संकोच नहीं है कि वो बेईमानी पर कोई अंकुश नहीं लगा है, बिल्कुल कोई अंकुश नहीं। आप किसी जनता से पूछ लीजिए, क्या उसका जीवन पहले से ज़्यादा सुखद हुआ है? ईमानदारी से काम क्या होने लगे हैं? नहीं। क्या उसके को बिना रिश्वत दिए उसके काम होते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है बहुत बड़ा कि आपके जितने भी परिणाम, जो आपने एग्जामिनेशन की बात की, और छात्र बहुत दिन से आंदोलन करें, हम इम्तहान दे देते हैं, सालों साल रिजल्ट नहीं आते। आप विश्वास मानिए, आप जब बेईमान लोगों को इन संस्थाओं में बैठाएंगे और बेईमानी करने की नीयत से बैठाएंगे, देखिए व्यापम जो स्कैंडल मध्य प्रदेश का है उसका साफ उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, खुलेआम लोग जानते हैं कि ओपनली रिश्वत लेकर लोगों की नियुक्तियां हुआ करती थी, लिस्ट आती थी, हम लोग उस व्यवस्था के पार्ट रहे हैं, लिस्टें ऊपर से भेजी जाती थी, कहा जाता था इनकी नियुक्ति जाए। अरे कौन सी सरकार चलाते हो? उसके बाद आप कहानी बनाते हो कि साहब बेरोजगारों की हम समस्या उनके साथ खड़े हैं। पहले ईमानदारी करो, बेईमानी अपने दिमाग से हटाओ। और तीसरा मैं अंतिम बात कहूँगा दीपिका जी, देखिए लोगों को आज ज़रूरत है रोजगार की, उसके लिए सबसे पहले उनको स्किल दीजिए। ये BA MA 10th 12th पास करा के कुछ नहीं होगा, और स्किल देने के नाम पर आप योजनाएं सिर्फ बनाते हो। आप उत्तर प्रदेश में पूछ लीजिए, जहाँ के हम लोग सब रहने वाले हैं, किसी को स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ABCD नहीं पता है। मैंने कई अधिकारियों से जो इसको डील करते हैं उनसे पूछा कि भाई ये बताओ ये स्कीम क्या है, इसको कैसे चलाएं। मैंने भी एक तरह से वो शो किया कि मैं भी चलाना चाहता हूँ। लोगों ने दुनिया भर की कहानी बननी शुरू कर दी। मतलब कहने का कागज़ पर सब है, कुछ नहीं हो रहा है। बेरोजगारों को स्किल दीजिए,
इस देश के लोग बड़े सक्षम हैं, वो सारा काम अपने आप कर लेंगे, लेकिन उनसे आप पहले आप इनकी लूट खसोट बंद करिए और उन्हें जो उनको स्किल चाहिए उसको दे दीजिए। ये समस्या उतनी मुश्किल नहीं जिसको जितना उसको बना दिया गया है। जी वासिन जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे सर। नहीं, मैं पांडे जी की बात सुन रहा था और मैं थोड़ा और उसको सिंप्लीफाई करके बताना चाह रहा हूँ कि पांडे जी जो विनिवेश की बात कर रहे थे कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, जब कभी भी सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा गया तो उसमें रिश्वतखोरी हुई, उसमें कटमनी ली गई और अपने को चहेते उद्योगपतियों को और बिजनेस घरानों को उपकृत करने के लिए जो बेचने की शर्तें थीं उसको उस ढंग से बनाया गया, उसको और लचीला किया गया। हम सबको पता है कि जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय देश में एक डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय ही अलग बना दिया गया था और डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय के जो मंत्री बनाए गए वो आम तौर पर माना जाता है कि निजी ज़िंदगी में बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं अरुण शूरी जी। और अरुण शूरी जी के माध्यम से तमाम सरकारी होटल और कॉरपोरेशंस के होटल अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दिए गए और उसमें सीधे तौर पर उस दौर में भी आरोप लगा था कि अटल जी के कुछ करीबी रिश्तेदारों ने उन उद्योगपतियों से मिलके पहले बेनामी लोगों के जरिए उन संपत्तियों को खरीदा और बाद में अपने चहेतों को ट्रांसफ़र करा दिया। कांग्रेस के टाइम में भी यही हुआ और इस सरकार में भी कमोबेश उसी तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। शायद यही कारण है कि अब गैर बीजेपी दलों की तरफ से सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिस्ट को प्रमोट करने के आरोप लग रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो देश में नौकरियों का विज्ञापन निकलता है छात्रों से या बेरोजगारों से, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म और फीस जमा करा लिए जाते हैं और फिर या तो समय से उनका एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया जाता है और किसी तरह से एग्ज़ाम हो भी गया तो वर्षों रिजल्ट नहीं अनाउंस किया जाता है। इसके लिए कोई क्या मैकेनिज़्म बन सकता है कि भविष्य में इस तरह का कोई इस तरह की चीटिंग ना हो बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ, कि अगर आपने उनसे एग्जामिनेशन फीस लिया है तो समय से एग्ज़ाम कंडक्ट कर दीजिए और रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए, और अगर आपको नहीं करना है तो फिर आप वैकेंसी एडवर्टाइज ही मत करिए। तो एक तो बेरोजगार, दूसरे उसको आप सपना दिखाते हैं और फिर उस सपना उसका चकनाचूर हो जाता है। तो सपना देखना अच्छी बात है, हमारे कई जानने वाले लोग भी कहते हैं कि सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना अगर बीच रास्ते में ही चकनाचूर हो जाए तो वो ज़्यादा दुखद होता है। तो इससे बढ़िया कि सपना ना देखा जाए, और अगर देखा जाए तो सपना एक मूर्त रूप ले, उसका एक कोई आकार रूप ले, तब वो सुखदायी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जब अगले हम पैनल के लोगों से बात करें अपने, तो वो लोग ज़रा इस पर भी अपनी राय रखें तो अपने दर्शकों को और उन जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको भी मदद मिलेगी कि वे किस तरह से अपने करियर की प्लानिंग करें। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से विजय शंकर पांडे जी ने भी बोला कि ये जब सपा की सरकार थी तब भी ऐसा ही कुछ हुआ, और ऐसे में हमने भी मुहिम क्योंकि चलाई है, तो इस मुहिम में हमारे पास भी लगातार सोशल हमारे जो अकाउंट है उस पर लोगों के सवाल आ रहे हैं। इस पर सवाल एक ने किया है कि हमारी परीक्षा 2016 में ली गई थी और इंटरव्यू तक पहुँच गए, लेकिन अभी तक ना ही उसका रिजल्ट निकला है, ना ही हमें न्याय मिला है। तो लगातार अब लोग जुड़ रहे हैं, वो इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारा रिजल्ट घोषित किया जाए। और 2016 की अगर बात है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कंडीशन में लोग हैं। बाकी मेहमानों के पास भी रुक करेंगे, उससे चर्चा आगे करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन लौट रहे हैं। तो हालात ये हैं कि यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर 10 लाख यहाँ पर शिक्षक नहीं हैं, यहाँ पर उसकी पद खाली हैं। पुलिस न्यायालय में भी पद खाली हैं, न्यायपालिका में भी पद खाली हैं। 20,000 से ज़्यादा पद एम्स में खाली हैं। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो ये हालात हैं कि यहाँ पर पद खाली है, लेकिन दोबारा वहाँ पर कोई एग्जाम्स नहीं कराए जा रहे हैं और लोग इसी वजह से इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। बहरहाल हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं, दिव्या जी का रुख करते हैं। अब दिव्या जी, आप कितनी बात पर सहमत हैं वासिन जी की बातों
बातों पर, और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनिए, प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देने, लेकिन क्या लगता है कि क्या आत्मनिर्भर भारत से ही कम हो पाएगी बेरोजगारी? देखिए, आत्मनिर्भर जो इन्होंने बोला है बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है जब ये ऐसे ऐसे चीजें बोलते हैं, बट उसके लिए हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं है। अभी सर जो बात कर रहे थे कि इन्होंने बड़ी बड़ी स्कीम तो बना दी, पर उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, जिन लोगों के लिए है उनको पता ही नहीं है। एमएसएमई का अगर एक फॉर्म उठा के देखे तो किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ से लोन लिया जाएगा, कहाँ से अप्लाई करा जाएगा, किस तरीके से उन लोगों के लिए वो बात करी जा रही है, कहाँ से वो स्टार्ट होगा, कहाँ से एंड होगा, कोई किसी को क्लू नहीं है। आप योजना बनाते हैं पर योजना की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किसी को नहीं पता। तो स्किलिंग इंडिया या मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया, इनकी जितनी भी इनकी योजनाएं थी वो सिर्फ पन्नों पे बनी और पन्नों पे ही खत्म हो गई। सिर्फ होर्डिंग दिखी हमें, होर्डिंग के बाद हमें कुछ भी नहीं पता चला उसको किस तरीके से इन्होंने बनाया और किस तरीके से इन्होंने इस पे प्रॉफिट जमाया और किस तरीके से इन्होंने धोखा दिया। तो ये सारी की सारी चीजें इसके साथ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिषेक जी। यहाँ पर बार बार इसको कोरोना से जोड़ दिया जा रहा है कि अभी स्थितियां ऐसी हैं, इस वजह से नौकरियां नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमने बहुत सारी प्लानिंग बनाई है, आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, इसलिए जो बेरोजगारी की बात की जा रही है वो बहुत जल्दी दूर होगी। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, आप ज्यादा करेक्ट करेंगे कि यहाँ पर 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वो भी सैलरीड क्लास। तो बहुत गई है। इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर की नौकरियां गई हैं वो तो कहीं कैप्चर नहीं हो रही। तीसरी बात, जो एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हुआ है, जैसे ये हमारी साथी दिव्या तंवर जी कह भी रही थी, एमएसएमई सेक्टर की वाकई बहुत समस्याएं हैं। कहते तो हैं कि एमएसएमई सेक्टर बहुत भला करता है, लोगों को रोजगार देता है, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं करते। आज की डेट में उद्योग आधार जो एमएसएमई का था उसका नाम उद्यम आधार कर दिया, लेकिन इनकी वेबसाइट 1.5 महीने बाद भी उद्योग आधार ही चल रही है और उद्यम आधार का डेटा लेते नहीं। इंडिया में 16 से 17% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, 25 से 30% लोग सर्विस सेक्टर से, बाकी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता, रोजगार दे नहीं पाएगा। और किसान का बेटा आज की डेट में किसान नहीं बनना चाहता, ये बड़ी दुख की बात है। और जरा एक ध्यान देते हैं, अरुण जेटली जी के 2014 में जो बजट भाषण दिया और 2019 का जो पीयूष गोयल जी ने 5 साल बाद दिया जी। अरुण जेटली जी ने कहा था, आवर गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल थ्रू जॉब क्रिएशन, पॉवर्टी एलिमिनेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड We aim to make India मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, 5 साल तक तो इनको रोकने वाला था नहीं। अब पीयूष गोयल जी के 2019 का बजट भाषण सुनिए जो जाते वक्त दिया। अंडर मुद्रा योजना वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 15.56 करोड़ लोन्स अमाउंटिंग टू 723,000 करोड़, 7,23,000 करोड़, यानी एवरेज में एक आदमी को 46,000 रुपए का लोन मिला है। मुद्रा में 10-10 हजार रुपए के लोन दिए गए हैं मुद्रा योजना में, और मुद्रा योजना में कहा गया कि हर जिस व्यक्ति ने एक लोन लिया इंटू 2 उसने 2 लोगों को और भी रोजगार दे दिया। तो आप बताइए 10,000 रुपए में उसने क्या लोन ले लिया और कहां से वो 2 और लोगों को रोजगार पे रख लेगा। जिस देश में पकौड़े तलना एक रोजगार माना जाता हो, या एक बार तो इन्होंने बताया था कितने ऑटो बिक गए तो एक ऑटो पर 2 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे तो आंकड़े हैं, जबकि ये कहकर आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार रोज हर साल देंगे, और आज 2 करोड़ रोजगार सिर्फ एक मंदी की मार में चले गए। इससे पहले कौन सा इकोनॉमी ग्रो कर रही थी जी। और जब तक एक और बड़ी समस्या हिंदुस्तान की ये है कि इंडिया इज 2nd हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब तक हम जनसंख्या को नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक समस्या दूर नहीं होगी। एक तीसरी और बात है, भारत में बेरोजगारी के साथ साथ एक वर्ड आना चाहिए, छदम बेरोजगारी। छदम बेरोजगारी वो है जो छुपी हुई बेरोजगारी है। जैसे एक इंजीनियर है, मान लीजिए वो 50,000 रुपए की तनख्वाह पाता अगर नौकरी करता तो, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली, वो अपना कोई काम करके बैठ गया तो वो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो वो बेरोजगार नहीं है। टेक्निकली देखा जाए तो बेरोजगार नहीं है, अपना काम कर रहा है, 20,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन क्या वो 20,000 रुपए कमाने के लायक पड़ा था? नहीं। उसकी एजुकेशन थी 50,000 रुपए महीने कमाना। तो इतनी सारी समस्याएं हैं भारत में,
एक पॉपुलेशन कंट्रोल करो, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, इनोवेशन की तरफ बढ़ो। और जो अपने भाषण है सिर्फ अपना 2014 और 2016 का बजट भाषण अरुण जेटली जी का पढ़ ले, उसका 1/10 ये सरकार इम्प्लीमेंट कर दे तो हिंदुस्तान की काफी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन 2 बजट भाषण बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये समस्या यही है तो प्रोफेसर मधु दंडवटे ने जो 1900 जी बोलिए फिर मैं आपकी बात लास्ट लाइन हाँ। जो प्रोफेसर मधु दंडवटे जी का 1990 का बजट भाषण है, अगर वो पढ़ ले तो सरकार सब काम ठीक कर सकती है। जी अब ये क्योंकि आप एमएसएमई की भी बात कर रहे थे दिव्या जी, क्योंकि सरकार तो खामोश है, सारी जो पार्टियां हैं वो भी राजनीति कर रही हैं, लेकिन क्योंकि इस पर आर्थिक पैकेज दिया गया और सबसे ज्यादा फोकस किया गया एमएसएमई वालों को, क्या स्थिति है फिलहाल उनकी, आप बेहतर बता सकते हैं। हाँ, एमएसएमई अगर मैं बताऊं कि एमएसएमई का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इनकी कोई भी पॉलिसी उठा लीजिए जो जिन लोगों के लिए, जैसे अगर मैं क्लस्टर की बात करूं कि इन्होंने एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम बनाया क्लस्टर के लिए, तो वो इतना टफ है, जिसको कहा जाए वो इतना मुश्किल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, कि जिन लोगों के लिए उनको पता ही नहीं है किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी वो उस तरीके से नहीं है कि किस तरीके से वो अप्लाई करेंगे। बहुत सारी चीजों पे है जहाँ पे अगर मैं लोन लेने की बात करूं, जैसे सिडनी वगैरह जैसे बैंक है, उनका प्रोसेस बहुत टफ है। जिन लोगों के जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, यानी कि जो एमएसएमई के अंदर एक क्लस्टर आ रहा है, जो उस लेवल से पढ़ा लिखा नहीं है, वो उस फॉर्म को कैसे भरेगा। तो आपने बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो बता दी, पर ये नहीं बताया कि जिन लोगों के लिए वो बनाया है वो लोग उसको किस तरीके से यूज करेंगे। ना उस तरीके के लोग हैं वहां पे जो आपको समझाएं, ना उस तरीके के लोग हैं जो आपको ये बताएं कि आगे आप इस पे बढ़कर इस तरीके से काम कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी फैंसी सारी चीजें बता दी, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन भूल है। अगर उसको कहा जाए कि वो धोखाधड़ी का एक नया रूप है जो आपने बना दिया है, जिसमें आपने पेपरों में लिख दिया है कि हमने इस तरीके का एक उद्यमी बनाया, इस तरीके का एक हमने एक पॉलिसीज बनाई, पर वो पॉलिसीज एक फाइल के अंदर बंद के रह गई, उसके अलावा वो कुछ नहीं हुआ इसमें। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर बातें की गई हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं है, और इसका आगे कैसे रिजल्ट मिलेगा, कैसे जैसे आप डिजिटल इंडिया की बात करिए या मेक इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया में एक प्रोजेक्ट ही सरकार बता दे कि जो इन्होंने बनाया हो। अभी भी ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट कर सकती है, जितनी भी मार्केट चीन से शिफ्ट हुई है वो बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में आ सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे ये जो हमारी करंट सरकार है, इसके ऊपर कोई बातें कर रही है। किसी को भी नहीं पड़ी कि जो एक छात्र है, जो एक बहुत अच्छा खासा पैसा लगाकर एक पढ़ाई करता है, 3 साल की पढ़ाई या 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ता है, वो क्यों है कि वो कहीं पे भी क्लर्क की जॉब करने के लिए तैयार है। बल्कि उसको तो अब क्लर्क की जॉब भी नहीं मिल रही, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जॉब तो कहीं पे भी नहीं है। और अगर ये इस तरीके से बात और मैं गलत ना हूं तो रिव्या, ये भी देखा जा रहा है अब बच्चों में जो हम पहले देखते थे कि सब सरकारी जॉब के लिए आगे बढ़ते थे कि हम सरकारी जॉब के लिए आगे बढ़े, उसमें निकाले, लेकिन हम लोगों के अंदर निराशा आ गई, क्योंकि उनके दिमाग में आ गया है कि अगर हम सरकारी फॉर्म भरेंगे भी तो उसमें या तो हम एग्जाम देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर हमारा होगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी लोगों के दिमाग में आ गया है उसमें। आप रेलवे की बात करिए, रेलवे के जैसे इसका प्रोसेस है, मुझे लगता है कि प्रोसेस इसका 1-1 साल चलता है, रेलवे का रिजल्ट ही नहीं आता है। अगर आप बैंक तो इन्होंने वैसी प्राइवेटाइजेशन के लिए ये लोग भाग रहे हैं कि हर एक, और अभी एसबीआई की बात करें तो कितने बीआरएस, तो यानी कि आप हर एक सेक्टर को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल विजय शंकर पांडे जी, सर एक और बात ये है कि कई बार अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी और कुछ लोग मेरे भी जानने वाले हैं जिन्होंने, चाहे वो टीचर के लिए उन्होंने अपना इंटरव्यू तक पहुंच गए, फिर भी उनसे डिमांड की जा रही है कि अभी भी आप पैसे दे दीजिए, इतने लाख दीजिए, उसके बाद आगे आएगा। और कई लोग इसके लिए सहमत भी हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो सरकारी नौकरी है, मिल जाएगी, अपना फ्यूचर सिक्योर रहेगा। ये भी कम नहीं हो रहा है, और कई लोग जिसमें जो सक्षम नहीं होते होंगे वो फिर रह जाते होंगे, चाहे वो कितनी भी पढ़ाई कर ले, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हो। देखिए दीपाली जी, अभी इस चर्चा में काफ़ी बिंदु आ गए हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन जो बिंदु आपने अभी उठाया है उसके बारे में मैं ये स्पष्ट कह दूं कि हमारी सभी सरकारों की, ये वर्तमान हो चाहे पिछली सरकार हो, वो बेईमानी को हटाने में किसी को रुचि नहीं है। और देखिए कारण ये है कि जब राजनीति भ्रष्ट हो जाती है, राजनीति में काला धन लग जाता है, राजनीति जात और धर्म पे होती है, तो वो ईमानदारी नहीं कर सकती। तो हम जिस रास्ते से आप आओगे वहीं पहुंचोगे।
जब आप एक गंदे रास्ते से आए हो तो आप गंदे रास्ते पे चलोगे और गंदी मुकाम पे पहुंचोगे। ये हमारी सरकारों की नियति हो गई, इसलिए ये इनसे ईमानदारी एक्सपेक्ट करना अब ये बेमानी है। इसलिए देखिए, मैंने कुछ वर्ष पहले जब मैं सेवा में था तो मैंने एक पुलिस भर्ती की, आप लोगों ने बड़ी शिकायत सुनी होगी, उसकी मैंने जांच की। साफ तथ्य निकल के आया कि खुल के पैसा लिया गया था और धनराशि 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए सब, ये मैं 2005, 2006, 2007 के दौरान हुई भर्तियों की बात बता रहा हूँ। उसके बाद 3-4 साल 5 साल पहले अभी माध्यमिक शिक्षा में टीईटी एग्ज़ाम में 8 लाख रुपए की रिश्वत के लिए एक डायरेक्टर वो जो शिक्षा थे वो जेल गए। तो ये सारी ये सरकारों की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये इसमें शामिल होते हैं। आप सबसे बेईमान आदमी को चुनकर बैठाते हैं, क्यों बैठाते हैं आप? सब कहते हैं कि देखो बड़ा बेईमान है ये, लेकिन वही अध्यक्ष बन जाएगा, उसका वही निदेशक बन जाएगा, तो ये इसमें शामिल है। अब दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, जो बिंदु और हमारे वक्ताओं ने कहा, देखिए सभी सरकारों को पता है कि बेरोजगारी दूर कैसे की जाए। देखिए, दुनिया में कई राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने बेरोजगारी की समस्या को बड़ी अच्छी तरह टैकल किया और आज भी कर रहे हैं। इसलिए गैर जानकारी की बात नहीं है, जानकारी सब है। हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, ये इम्प्लीमेंटेशन किसी भी काम के इम्प्लीमेंट करने में बहुत ख़राब है और ये कभी ध्यान नहीं देते। जैसे अभी एक वक्ता ने बताया कि कई स्कीमें इन्होंने लागू की। देखिए, 120 स्कीम करीब आदरणीय प्रधानमंत्री जी घोषित कर चुके हैं, लेकिन घोषणा के बाद उसका क्या होता है कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए ये स्थितियां आती हैं कि मेक इन इंडिया आ गई, कुछ नहीं हुआ, आत्मनिर्भर भारत आ गई, वो कुछ नहीं होगा। जी सर, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, इसलिए लौटते हैं, फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेहमानों का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, अभी कुछ दिन पहले यानी अभी 4 सितंबर को ही केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया था कि व्यय विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि बिना व्यय विभाग के मंजूरी के किसी भी पद पर कोई भर्ती नहीं की जाएगी। नए पद बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि इसे सरकारी नौकरी में भर्ती पर रोक की तरह देखा गया, लिहाजा विपक्षी पार्टियों ने इसका काफी बड़े पैमाने पर विरोध किया और इस विरोध के बाद वित्त मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी कि और सरकार को यह कहना पड़ा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यूपीएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए पहले की तरह ही भर्तियां जारी करेगा। हालांकि अभी एसएससी की जो परीक्षाएं थी वो भी हो जाती हैं, उनका रिजल्ट आने और भर्ती प्रक्रिया में वक्त लगता है। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वासन जी, ये जिस तरीके से ये सर्कुलर जारी किया गया, फिर दबाव बनाया गया, सर्कुलर वापस किया गया, इससे ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि जब सर्कुलर जारी किया गया तो सरकार ने ये भी कहा कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम नई नौकरियां निकाल सकें। तो ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि सब खामोश हैं तो इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। फिर हम किस बात की बात करते हैं कि हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को और रोजगार देने की बात जब आती है तब आपके पास ये तमाम संकट आ जाते हैं। कोरोना काल तो अभी है, लेकिन ये नौकरियों की बात, बेरोजगारी की बात, भर्तियों की बात बहुत दिनों से हो रही है। देखिए, कोविड-19 के नाम पर ज़्यादातर ऐसे सर्कुलर जारी कर दिए गए हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान में जो पहले से अधिकार प्राप्त थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या आम नागरिकों को, उनका सीधे तौर पर हनन हो रहा है। उदाहरण के तौर पर एक तरफ हम कहते हैं कि रिजर्वेशन व्यवस्था लागू रहेगी और दूसरी तरफ कोविड-19 की आड़ में और बिगड़ती अर्थव्यवस्था की आड़ में हम अपने सभी सरकारी उपक्रमों को बेचते जा रहे हैं। तो जब सरकारी उपक्रम बचेंगे ही नहीं पब्लिक सेक्टर में, तो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू किनके ऊपर होगी? प्राइवेट सेक्टर के लोग रिजर्वेशन पॉलिसी को क्यों लागू करेंगे अपने प्राइवेट संस्थानों में? और संविधान में जो एससी, एसटी और ओबीसी और बैकवर्ड को जो नौकरियों देने का जो प्राविधान किया गया था, उसका अनुपालन कैसे होगा? तो अपने आप में कई तरह के संवैधानिक, हम कह सकते हैं कि एक तरह से संकट खड़ा होता जा रहा है सरकार के कामकाज को लेके। सरकार को खुद ये पता नहीं है कि सरकार की तरफ से जो रोज़ नए नए सर्कुलर जारी होते हैं वो संविधान में पहले से प्रदत्त किन किन अधिकारों का हनन कर रहे हैं, किस तरह से समाज के दबे कुचले, वंचित
और मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हर प्रॉब्लम की जड़ कोविड-19 नहीं है। कोविड-19 तो पिछले फरवरी से शुरू हुई है। बेरोजगारी के जो आंकड़े आए थे एनएसओ की तरफ से, सीएमआई की तरफ से, वो तो लगातार पिछले 6 साल से आ रहे हैं। जिन आंकड़ों को पहले भरसक झुठलाने की कोशिश हुई, फिर उनको नए पैरामीटर के जरिए बदलने की कोशिश हुई, और तमाम कोशिशों के बावजूद और नीति आयोग के तमाम विद्वान अधिकारियों के कोशिश के बावजूद जब आंकड़े पब्लिक डोमेन में आ गए तो अब उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। नौजवान इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि एक तरफ उसको बिगड़ती अर्थव्यवस्था की विकरालता सामने दिखाई दे रही है। जो नौकरियां चल रही थीं वो छूट गई, आने वाले समय में नई नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं है। जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे के बैठे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया। तो ये जो बेचैनी और बेतहाशा दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा कारण यही है। और इसके लिए कुछ हद तक नौजवान भी जिम्मेदार हैं कि जब चुनाव हो रहे थे उस समय उन लोगों ने किस मुद्दे पर वोट दिया था अलग अलग राजनीतिक दलों को। तो जब आपने चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो देख के राजनीतिक दलों को जिन मुद्दों के लिए आपने चुन के भेजा है, सरकारें तो वही काम कर रही हैं। जिस मधु दंडवते की बात अभी अभिषेक जी कर रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में देश के दोनों धुर राजनीतिक विरोधी पार्टियां शामिल थीं, वाम मोर्चा और बीजेपी। दोनों के समर्थन से यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, जिसमें मधु दंडवते वित्त मंत्री बनाए गए थे। मधु जी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, बड़े दूरदर्शी थे, बहुत ईमानदार थे, वित्त मामलों के जानकार थे। लेकिन वो सरकार चल के किन के बैसाखी पर रही थी, बीजेपी और वाम मोर्चे के। और जब राजनीतिक इंटरेस्ट टकराया तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, और उस समर्थन वापसी को डाइल्यूट करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो हम कह सकते हैं कि जो गंदा काम किया राजनीतिक तौर पर, उसका खामियाजा देश कई दशक तक भुगतता रहा। और उसके बाद फिर अब जो हो रहा है इसका खामियाजा पता नहीं आने वाले पीढ़ी तक को न भुगतना पड़े। तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकारें नहीं हैं, सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, जिम्मेदार वे लोग भी हैं जो कि ऐसे राजनीतिक दलों को वोट देके सत्ता तक पहुंचाते हैं। और एक बार फिर शुरू हो गया, बिहार में फिर से शुरू हो चुका। नीतीश कुमार ने वादा कर दिया है, जो बाकी पार्टियां हैं क्योंकि चुनाव है तो अभी फिर से शुरू हो गए सर। बिल्कुल, अब नीतीश कुमार सारे वो बात कर रहे हैं जो कि जब कोरोना महामारी फैल रही थी तो उसके विरोध में बोल रहे थे। नीतीश कुमार पहले व्यक्ति थे जो राइट टू एजुकेशन का विरोध कर रहे थे। उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी राइट टू एजुकेशन का विरोध किया। अब नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि शिक्षा तो राज्यों का विषय है और राज्य सरकारों को शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। और तब उस समय की केंद्र सरकार ने कानून बनाने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी सरीखे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विरोध कर दिया था। मनरेगा का विरोध ये लोग करते थे। और कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई संजीवनी साबित हुआ है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए और इनफॉर्मल सेक्टर के मजदूरों के लिए तो मनरेगा साबित हुआ है। नहीं तो और भी सैकड़ों लोगों की जान गई होती भूखमरी के चलते और बेरोजगारी के चलते। तो ये तो फैशन है इस देश में कि जब विपक्ष में रहिए तो अलग भाषा, सत्ता में आ जाइए तो अलग भाषा। वही काम ये सरकार भी कर रही है। यहाँ पर विजय शंकर पांडे जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे, शायद उनके जहन में कोई बात होगी। सर बोलिए। देखिए वाशीन जी एकदम सही बात कह रहे हैं। ये जो आज थाली बजा रहे हैं यही कल कुछ और बजा रहे थे, और इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना पिछले 5 साल का कार्यकाल देखे या 10 साल का कार्यकाल देखे फिर उन्हीं लोगों को और चीज़ों से भ्रमित होकर बैठा दिया। खैर वो बात तो आई गई हो गई, अब तो जो है सो है सामने है। देखिए 2-3 चीज़ें बड़े समझने की ज़रूरत है यहाँ पर इस चर्चा में। पहला ये कि सरकारी नौकरियों की संख्या इस देश में करीब 2.25 करोड़ है, और ये जितने भी पद हैं उनको सरकार को तुरंत इसलिए भरना चाहिए कि मैं आपको, ये दर्शक जितने भी सुन रहे हैं वो मैं बता दूं, भारत जो है जनसंख्या के अनुसार इसकी ब्यूरोक्रेसी दुनिया में सबसे छोटी है। मतलब इतने कम लोगों से यह देश चल रहा है
कि अगर आप उसमें अभी भी कटौती करने के चक्कर में हैं तो ये देश बैठ जाएगा। और इसीलिए चीज़ें बैठती दिख रही, क्योंकि अधिकांश पद, करीब 30-35% पद खाली छोड़ दिए गए हैं जिसको कोई देखने वाला नहीं। तो सबसे पहला काम सरकार को करना पड़ेगा कि अपनी ये जो मायोपिक व्यू जिसे कहते हैं छोटी दृष्टि है उसको छोड़े, सारे पदों को तुरंत भर्ती करें। बल्कि इससे ज़्यादा पदों की भर्ती की ज़रूरत है। इस देश को कम से कम 2 गुनी ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये देश ऐसे ही दरिद्र बना रहेगा। दूसरा, देखिए 94% हमारे यहाँ जो वो नौकरियाँ, जो कामकाज है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इसलिए नौकरियों के बूते पर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, सिर्फ 6% लोग मिल पाएंगे। बाकी 94% के लिए सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि क्या करें। देखिए, लोग बाकी दुनिया के और देशों ने लोगों को स्किल्ड किया। पढ़ाई लिखाई एक चीज़ होती है कि स्किल एक दूसरी चीज़ होती है। इनको स्किल करिए। देखिए, लोग आज भी अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है इतनी खराब है और काम को वो इतने फूहड़ ढंग से करते हैं कि अपनी ना तो इनकम बढ़ा पाते हैं और ना देश की जीडीपी बढ़ा पाते हैं। देखिए, एक सर्वेक्षण बहुत वर्षों पहले हुआ था, उसमें ये दिखाया गया था कि जो अनस्किल्ड, जो अकुशल वो श्रमिक है और कुशल श्रमिक जो है, उसकी इफ़िशियंसी, उसकी क्षमता में कितना फ़र्क है। तो कम से कम 3 गुना का फ़र्क आता है, 3 गुना से 13 गुने तक। मतलब कुशल श्रमिक उसी काम को 3 गुना ज़्यादा कर लेगा, अकुशल श्रमिक उस काम को 1/3 कर पाता है, उसकी इनकम 1/3 हो जाती है। सबसे ज़रूरी था कि इसको आप इनको कुशल करिए। दूसरा, देखिए, इकोनॉमी चलाना के लिए सिद्धांत बहुत लोग बता देंगे, लेकिन करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। हमारी सरकारों की ये बहुत बड़ी कमी है। देखिए, लोग कहते हैं साहब सरकार को अर्थशास्त्र नहीं पता। देखिए, हमारे देश में ये बात चर्चा बेमानी इसलिए है, हमारे देश में 10 साल तक एक शुद्ध अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री था। क्या कर दिया? देश की दरिद्रता, मैं आपसे बता दूं, वहीं कहीं बरकरार थी। देखिए, डेटा आप जो भी कह दीजिए कि उस दौरान बहुत गरीबी कम हुई, आपने गरीबी नहीं कम की, गरीबी की परिभाषा आप नीचे ले जाते रहे। आपकी गरीबी की परिभाषा अगर आप जो लाद रहे हैं लोगों पर, जिस पर आप दिखाते हैं हमने गरीब दूर कर दिए, वो परिभाषा इतनी बेमानी है कि लोग सिर्फ खाना खाकर जीवित रहने भर की स्थिति में हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र से नहीं चलेगा काम। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे आपको सब कुछ दिखता, देखिए यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं चर्चा में, चारों लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी। लोगों ने वो आपकी ही लिखी हुई बातों का उदाहरण भी दे दिया। आपको सिर्फ करना है। करने के लिए सरकारों को कुशल व्यक्ति चाहिए। देखिए, झूठ बोलने वाले, नारा देने वाले और वाहवाही करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। बहुत अच्छी बात है, कुशल व्यक्ति चाहिए और इच्छा शक्ति चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। बहरहाल बने रहिए सर हमारे साथ, बने रहिए, सभी मेहमान बने हुए। एक और ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभिषेक जी का रुख करते हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले सर बोल रहे थे, विजय शंकर पांडे जी, कि यहाँ पर अब सारी भर्तियों को भरें, जो सारी पद खाली हैं उसे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सरकार इस स्थिति में नहीं है। तो क्या लग रहा है, क्या कहते हैं यहाँ पर आप लोग कि क्या वाकई स्थितियाँ ऐसी हैं सरकार के लिए कि नए रोजगार सृजित करें या फिर जो पुराने पद हैं उसे भरा जाए? सरकार सबक ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज हम बोलते 45 साल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। 1973 से 75 के बीच में यही हालात बने थे। एक गुजरात की कॉलेज कैंटीन में एक झगड़ा शुरू हुआ पैसों का लेकर, और वो बढ़ते बढ़ते जयप्रकाश नारायण का आंदोलन ऐसा बना कि इमरजेंसी लगानी पड़ गई और इंदिरा जी जैसी पॉपुलर नेता इलेक्शन हार गई और सरकार जनता पार्टी की बन गई। हालांकि उसमें सभी थे, राइट विंग वाले, जनसंघ वाले भी थे। आज की डेट में अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो आज तो ये थाली बजा रहे हैं रात को, लेकिन ये थाली बजाकर क्या रुक जाएंगे जब नौकरी नहीं मिलेगी? अभी सोशल आंदोलन इसलिए ज्यादा हो रहे हैं सोशल मीडिया पर क्योंकि कोरोना है, बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन जब ये 6 महीने बाद बाहर निकलेंगे, कोरोना जब खत्म हो जाएगा तो कहेंगे हमारे पास तो नौकरी नहीं है, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हमने क्या किया है और हम क्यों इस सरकार को वोट देते आ रहे हैं या इसका सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते आ रहे हैं। विजय शंकर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि नारा देना बड़ा आसान है,
नारा देकर, और जो स्किल इंडिया की बात है, 2017 के अरुण जेटली जी की खुद का बजट भाषण ये बोलता है कि स्किल इंडिया में हमने 4000 करोड़ रुपए दिए, जिससे 3.5 करोड़ युवा को रोजगार मिला। आप बताइए 4000 करोड़ रुपए खर्च करके अगर 3 से भी डिवाइड करें तो 1000 रुपए में किस व्यक्ति को इतना सक्षम बना दिया, 1000 रुपए का कैसे रोजगार उसे मिल जाएगा बताइए आप। स्किल इंडिया का जो खर्चा है, जो ये कैलकुलेशन करते हैं ना कि हमने इतने करोड़ों रोजगार दे दिए, वहां कहीं गड़बड़ है जी। ये सिर्फ ठीक है, ठीक। कहेंगे तो कहेंगे कि जुमला वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा तो था ना कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। जो खाली पड़े पद हैं उनको इमीडिएटली भरते क्यों नहीं, वो तो भरना चाहिए। प्लस ये बात सही है कि आप देखिए कभी भी किसी भी दफ्तर में चले जाएं, सरकारी दफ्तर में कहते हैं वो स्लो है, लेकिन लाल फीताशाही इतनी है कि उन्हें काम करने के लिए एक ही चीज लिखने के लिए 10 जगह उन्हें फिलअप करना पड़ता है। बिल्कुल सही से कह रहे हैं सर। मैं आपको रोक रही हूँ अभिषेक जी, क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं दिव्या जी के पास अब रुक कर रही हूँ। दिव्या जी, क्योंकि आप स्टूडेंट से लगातार कनेक्ट रहती हैं, तो अब क्या उनके जहन में चल रहा है, किस तरह के अब उनके अंदर ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं, उनसे बातचीत भी करती, क्या अब वो आगे की सोच रख रहे हैं किस तरह के? अब क्योंकि पहले इतना खर्च करने के बावजूद नौकरी भी मिल जाती थी, लेकिन अब इतना खर्च भी कर रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही। अगर नौकरी मिल भी जा रही है तो इंटर्नशिप कहीं पर कर रहे हैं, कहीं पर उनके पास सैलरी बहुत कम है। किस तरह क्या अब सोच है स्टूडेंट्स के? बहुत ही ज्यादा, अगर मैं कहूँ, ये निराशावाद का टाइम चल रहा है, जिसके अंदर बच्चे मुझसे कॉन्टिन्यूसली फोन आता है कि मैम हम करें क्या। बहुत ही नेगेटिव अप्रोच के साथ है, और कहीं ना कहीं उनके भविष्य पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि अगर स्किलिंग इंडिया की बात करें तो स्किल इंडिया को हमारे पास देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो जितने भी सेक्टर जो इनको कहा जाता था मैक्सिमम रिक्रूटमेंट है, वो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट खत्म होती जा रही है, और कोरोना के टाइम ने तो काफी कुछ डैमेज कर दिया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को गाइड करें कि देखो ये जो टाइम है ना, इसके अंदर हम अपना संयम बना के रखें। पर मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू होगा कि ये संयम बना के रखें, क्योंकि आई थिंक वो सैचुरेशन पॉइंट इनकी लाइफ में आ चुका है। आज ये थाली बजा रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये शायद कुछ और करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार इस पे ध्यान दे, क्योंकि यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस इकोनॉमी के लिए। ये आपका काम करेगा और आपका ये स्पोक पर्सन भी बनेगा। आप इनकी वोट की वजह से ही सत्ता में आए हैं, तो इनके ऊपर ध्यान देना इस सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सेक्टर पैदा करें कि जहां पर ये लोग अपनी जॉब जस्टिफाई कर सकें कि हमने इनको वोट दिया था तो इन्होंने हमारे लिए कुछ तो किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब यूथ को जागना होगा, सिर्फ थाली बजाने या फिर ये जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है 9 बजे 9 मिनट का लाइट बंद करके, ये प्रदर्शन ठीक है क्योंकि ये शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन ये यूथ की अगर नहीं सुनी तो आगे जाकर ये यूथ जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ही होगा कि आज का प्रदर्शन किस तरह यहाँ पर युवा जो कर रहे हैं उनको कितना साथ मिलता है और सरकार इस पर आगे क्या अपना रुख रखती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। रोजगार सृजन